चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं भारत का भूगोल के बारे में, यानी इंडियन जियोग्राफी। तो भारत का भूगोल जो है, इसके अंतर्गत हम लोग आज के वीडियो में चर्चा करेंगे भारत का भौगोलिक परिचय। देखिए, भारत का भूगोल जो है एग्जाम के लिए, किसी भी एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये सबको जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो भारत का भूगोल जो है, इसका जो है एक ही वीडियो में मैं जो है नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि आप लोग भी देखते देखते बोर हो जाओगे। और डेली छोटा छोटा टॉपिक करके आपको वीडियो मिलेगा, तो आप भी देख लोगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, और आपको समझ में भी आ जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो है भारत के भूगोल की शुरुआत करने वाले हैं, और इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं भारत का भौगोलिक परिचय के बारे में। तो भारत जो है वो प्राचीन काल से ही जो है बहुत सारे संस्कृतियों का, ठीक है, बहुत सारे संस्कृतियों का एक जमावड़ा रहा है। ठीक है, और बहुत लोग, बहुत तरह के लोग यहाँ पर पाए जाते हैं, यानी भारत में बहुत ज़्यादा विविधताएं पाई जाती हैं। यह सभी प्राचीन काल से ही हैं। ठीक है, मतलब बहुत पहले समय से ही है भारत में बहुत सारी विविधताएं, क्योंकि यहाँ पर जो है भारत में बहुत जगह के लोग आकर बसे हुए हैं। जैसे कुछ जो है उधर सऊदी अरब तरफ से, ईरान तरफ से आर्य लोग आए भारत में। ठीक है, तो ये सभी लोग जो है आकर के भारत में बसे हुए हैं, तो अपने साथ ये अपनी संस्कृति भी लाए हुए हैं, जिसके चलते भारत में बहुत सारे संस्कृति का जमावड़ा पाया जाता है। और भारत में बहुत सारे धर्म के लोग भी रहते हैं और अनेक तरह की विविधताएं भी पाई जाती हैं। तो ये है भारत का परिचय। अब देखिए, भारत जो है वो दक्षिण एशिया में, ठीक है, दक्षिण एशिया में स्थित है, जो कि सबसे बड़ा देश है। भारत में जो है, भारत दक्षिण एशिया में स्थित सबसे बड़ा देश है। और भारत का कुल क्षेत्रफल जो है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये आपके जो है एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि ये सभी पॉइंट जो होते हैं एग्ज़ाम में पूछते रहते हैं। जैसे वनडे एग्ज़ाम हो गया, जैसे एसएससी वगैरह, ठीक है, तो ये सभी में पूछते रहता है। अब चलिए, भारत क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत जो है क्षेत्रफल के आधार पर 7वां सबसे बड़ा देश है। तो अब 7वां है तो पहला कौन सा है? ठीक है, तो पहले नंबर पर आता है रूस। ठीक है, पहले नंबर पर आता है रूस, दूसरे नंबर पर आता है कनाडा। ठीक है, और तीसरे नंबर पर आता है यूएसए। मैंने शायद यहाँ पर लिख भी रखा है। तो पहले नंबर पर है रूस, दूसरे पे कनाडा, तीसरा है यूएसए और चौथा नंबर पर है चीन। ठीक है, हालांकि चीन जो है और कई जो है महाद्वीपों को अपने जो है अपना मानता है। ठीक है, आप कब्जा किए हुए हैं कुछ और जो है महाद्वीपों पर अपने देश के अलावा। ठीक है, जैसे ये मान लीजिए चीन है, ठीक है, इस तरह से। तो चीन जो है और कई महाद्वीपों पर कब्जा किए हुए है। तो चीन जो है कहता है कि नहीं, हम तीसरे नंबर पर सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के आधार पर। लेकिन दुनिया के और लोग ये मानते हैं कि चीन जो है चौथे नंबर पर है। क्यों? क्योंकि चीन जो है कई महाद्वीपों पर कब्जा किए हुए है, जिससे उसका क्षेत्रफल बढ़ रहा है। ठीक है, चीन का क्षेत्रफल बढ़ रहा है, लेकिन चीन जो है यह अपने आप मानता है, ठीक है, खुद मानता है। और जो है और दुनिया के और देश जो हैं वो सभी नहीं मानते हैं। तो आपको जो है यह मान करके चलना है कि चीन जो है चौथे नंबर पर ही आता है, ठीक है, क्षेत्रफल के आधार पर। तीसरे नंबर पर यूएसए है, लेकिन चीन खुद कहता है
कि हम तीसरे नंबर पर सबसे बड़े देश हैं, लेकिन दुनिया के और लोग नहीं मानते हैं। तो इसलिए आपको मानकर चलना है कि चीन चौथे नंबर पर आता है। पाँचवें नंबर पर है ब्राज़ील और 6 नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया, 7 है भारत। ठीक है, 7वें नंबर पर आता है भारत और 8वें नंबर पर है अर्जेंटीना। ठीक है, भारत के बाद 8वें नंबर पर सबसे बड़ा देश अर्जेंटीना, उसके बाद है कजाकिस्तान। ठीक है, ये 9वें नंबर पर आता है। तो इस तरह से ये टोटल 9 देश हैं जो क्षेत्रफल के आधार पर विश्व में सबसे बड़े देश हैं। ये सभी याद रखिएगा क्योंकि वनडे एग्जाम में ये सभी पूछते रहता है कि जो है विश्व का क्षेत्रफल के आधार पर तीसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो कौन सा होगा? यूएसए। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। और अगर पूछ दे छठे नंबर पर तो ऑस्ट्रेलिया, पहले नंबर पर तो रूस। ठीक है, तो इस तरह से कभी कभी ये भी पूछ देता है कि 8वें नंबर पर कौन सा है, क्योंकि वो भारत के बाद है तो इसलिए ये पूछ देता है कि विश्व का क्षेत्रफल के आधार पर 8वां सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो क्या होगा? अर्जेंटीना। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। ये सभी जो है 9 जो है ना, ये सभी को आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग चर्चा करते हैं भारत का नामकरण के बारे में कि भारत के तो बहुत सारे नाम हैं, जैसे हम लोग जानते हैं हिंदुस्तान, भारत, इंडिया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जानते हैं। तो और भी बहुत सारे नाम हैं, लेकिन हम लोग मुख्य नाम के बारे में चर्चा करेंगे केवल। ठीक है, केवल जो मुख्य मुख्य नाम है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो पहला नाम आता है ब्रह्मवर्त। पहला क्या आता है? ब्रह्मवर्त। तो ब्रह्मवर्त, ब्रह्म ऋषि देश, ठीक है, यह सभी है ना। तो ब्रह्म ऋषि देश और ब्रह्मवर्त ये सभी ऋग्वैदिक काल से नाम जो है जाने जाते रहे हैं। ठीक है, भारत जो है ब्रह्मवर्त और ब्रह्मर्षि देश जो है ये सभी ऋग्वैदिक काल से ही जाने जा रहे हैं। देखिए, भारत में सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी रही है? सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, जिसके कुछ अवशेष मिले हैं। तो सिंधु घाटी जो सभ्यता है, ठीक है, ये सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता के पहले जो है सबसे मतलब कहें तो सबसे प्राचीन सभ्यता जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता मिली है अभी। और इसके बाद जो है शुरू हुआ है वैदिक काल। वैदिक काल, ठीक है, जिसमें दो तरह के वैदिक काल शुरू हुए थे। एक है ऋग वैदिक काल, ठीक है, एक है ऋग वैदिक काल और एक है उत्तर वैदिक काल। तो ऋग वैदिक काल पहले चला, उसके बाद उत्तर वैदिक काल चला। तो ब्रह्म ऋषि देश जो है और ये ब्रह्मवर्त देश है वो सभी ऋग वैदिक काल से ही नाम चले आ रहे हैं। ठीक है, ऋषियों मुनियों द्वारा दिया गया नाम है ये। और अब बात आती है आर्यवर्त की। तो जो भारत में जो आर्य के लोग आए, ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि भारत में जो आर्य लोग आए जो इस तरह से, ठीक है, ये हो गया भारत ऐसे करके। ठीक है, मान लीजिए ऐसे, क्योंकि छोटा फोन है तो थोड़ा बन नहीं रहा है अच्छे से। सॉरी। तो मान लीजिए कि यहाँ से जो है आर्य लोग आए इस तरह से। तो आर्य लोग जहाँ पर रहा करते थे, ठीक है, जहाँ पर रहा करते थे वहाँ अपने नाम से ही उस जगह को बुलाने लगे। ठीक है, आर्य लोग थे तो जितने दूर में रहा करते थे, जहाँ पर रहा करते थे उस जगह को ही वो लोग कहने लगे आर्यावर्त। ठीक है, आर्यावर्त में आर्य आता है तो इसलिए वो लोग अपने नाम से ही इस जगह को जानना चाहते थे, फेमस करना चाहते थे। तो
तो इसलिए उस जगह का नाम रख दिए आर्यावर्त। ठीक है, मान लीजिए कि इतने जगह पर आर्य लोग रहते हैं, तो इस जगह को नाम रख दिए वो लोग आर्यावर्त। ठीक है, आर्य लोग थे तो अपने नाम पर रख दिए आर्यावर्त। अब आता है अगला नाम है जम्बू द्वीप। तो ऐसा माना जाता है कि जम्बू द्वीप जो है नाम रखा गया है कि जो है भारत कुछ इस तरह से है ऐसे, ठीक है, और ये हो गया ऐसे करके ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। ये हो गया यहाँ पर रसिया, ठीक है, रसिया, इराक, ठीक है, इस तरह से यहाँ पर हो गया। तो माना जाता है, ठीक है, सब कुछ माना हुआ ही है इसमें, ठीक है, पहले कोई जा कर के देखा नहीं है, ठीक है, माना जाता है, ऐसा कहा जाता है। तो इस जगह पर, ये जगह आप जितना देख रहे हैं, इस जगहों पर, इन सभी जगहों पर जो है इधर के तरफ जामुन का बहुत ज़्यादा पेड़ पाया जाता था। ठीक है, जामुन का बहुत ज़्यादा पेड़ पाया जाता था, बहुत ही ज़्यादा दूरी में जो है जामुन का पेड़ पाया जाता था, जिसके चलते यहाँ के लोगों ने इस जगह का नाम रख दिया जम्बू द्वीप। ठीक है, इस जगह का नाम रख दिया जम्बू द्वीप। तो भारत भी जो है इसी नाम से जाना जाने लगा, जम्बू द्वीप के नाम से। तो इस तरह से जम्बू द्वीप नाम पड़ा, क्योंकि जामुन के पेड़ों की संख्या बहुत ज़्यादा पाई जाती थी उन जगहों पर। अब अगला है भारत। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। देखिए, भारत जो है तो भारत नाम जो है एक जो है राजा हुआ करते थे भरत। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि एक राजा हुआ करते थे भरत, जो अपने मतलब जिस राज्य का राजा हुआ करते थे, जितना क्षेत्र था उनके अंतर्गत, उनके सम्मान में उस क्षेत्रों का नाम रख दिया गया भारत। ठीक है, यानी जो राजा थे भरत, उन्हीं के नाम पर ये नाम रखा गया है भारत। ठीक है, ये रामायण वाले भरत नहीं, वो उससे भी पहले एक राजा थे भरत। ठीक है, उससे भी पहले राजा थे भरत, उनका नाम जो है उन्हीं के नाम पर उनके पूरे राज्य का नाम रखा गया था भारत। और एक बात आता है इंडिया। ठीक है, इंडिया से पहले हम लोग हिंदुस्तान का जानते हैं। देखिए, हिंदुस्तान जो है तो अभी भी जो है बहुत जगहों पर जो है हिंदुस्तान, भारत को हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता है। तो हिंदुस्तान जो शब्द है वो सिंधु घाटी सभ्यता से उत्पन्न हुई है। ठीक है, को जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो पश्चिम तरफ जो लोग रहते थे, सिंधु नदी है ये, ठीक है, सिंधु नदी है। अब सिंधु नदी के जो पश्चिम तरफ जो लोग रहा करते थे, पश्चिम तरफ जो लोग रहते थे, ठीक है, ये हो गया पश्चिम, ये हो गया पूरब। तो पश्चिम तरफ जो लोग रहा करते थे, वो लोग जो थे कुछ मतलब अरबियन लोग टाइप के थे। ठीक है, तो ये लोग, सिंधु नाम था नदी का, तो नदी के आधार पर ही नाम अपने क्षेत्र का रखना चाहते थे, तो नदी का नाम था सिंधु। ठीक है, नदी का नाम था सिंधु। तो ये लोग क्या किए कि इनको जो है बोलने में प्रॉब्लम होती थी। ठीक है, ये लोग स को ह के जैसा मानते थे। ठीक है, स के जगह पर ह का प्रयोग करते थे, ठीक से स बोल नहीं पाते थे, और ये लोग स के जगह पर ह बोलते थे, तो इसलिए जो है सिंधु के जगह पर नाम पड़ गया हिंदू। और उस समय जो है सभी देशों में लगभग तान लगाने का ट्रेंड था एक। ठीक है, एक ट्रेंड ही चलता था, जैसे अभी भी आप लोग सुनते हैं, पाकिस्तान है, ठीक है, तान लगा हुआ है, अफगानिस्तान है,
तजाकिस्तान है, ठीक है। ये सभी तान वाला जो चल रहा है ना, वो पहले के ज़माने में ट्रेंड चलता था। तो इसीलिए वो लोगों ने क्या किया कि सिंधु की जगह पर हिंदू शब्द का प्रयोग किया और तान लगा दिया, तो ये हो गया हिंदुस्तान, ठीक है। सिंधु को बोला वो लोग हिंदू और तान लगा दिया तो हो गया हिंदुस्तान। अच्छा, अब इसके बाद चलते हैं इंडिया। तो सिंधु नदी का जो इंग्लिश में नाम है, याद रखना, सिंधु नदी को क्या कहते हैं इंग्लिश में? इंडस, ठीक है, INDUS, इंडस। तो इंडस जो है, इंडस शब्द से ही इंडिया की उत्पत्ति हुई है। तो इंडस जो है, ये कहीं कहीं जगहों पर इसको इंडिया के नाम से जाना गया। जो सिंधु नदी के पास लोग रहा करते थे, ठीक है, पश्चिम वाले लोग तो हिंदुस्तान कह दिए, पूरब वाले लोग जो है वो इंडस के नाम से जानते थे। और इंडस जो है एक अलग तरह की भाषा है, ठीक है। तो इसी को ये लोग परिवर्तित करके इंडिया नाम रखे थे, ठीक है, इंडिया। कहीं कहीं पर जो है मतलब इंडिया नाम से पहले, जैसे इंडस है तो इंडिया नाम, उससे इंडिया नाम बना। तो इंडिया नाम बनने से पहले इसको इंडियो के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है, इंडियो, इंडियो के नाम से भी जाना जाता था। तो ये धीरे धीरे सुधारते सुधारते जो है इंडिया पड़ गया। तो हालांकि उस समय जो है इंडिया नाम पड़ा, ठीक है, इंडिया नाम की उत्पत्ति उस समय हुई थी, लेकिन इसको जो है पॉपुलर कौन किया, इसको फेमस कौन किया? तो जो हमारे देश में अंग्रेज लोग आए, ब्रिटिश लोग जो आए, वो लोग इंडिया नाम उनको बहुत अच्छा लगा और वो लोग भारत को इंडिया नाम से ही जानने लगे। तो इस तरह से इंडिया नाम पॉपुलर हो गया। अब हमारे जो संविधान है, ठीक है, जो हमारा संविधान है उसमें इंडिया और भारत दो तरह के नाम दिखाए गए हैं, ठीक है, इंडिया और भारत। तो एक जो है अभी के टाइम में एक न्यूज़ में चल रहा था, बहुत ही ट्रेंडिंग में, कि मोदी जी जो है भारत का जो है नाम, भारत का नाम इंडिया अब नहीं रहेगा। अब भारत का नाम जो है इंडिया की जगह पर भारत ही लिखा जाएगा। जैसे हम लोग नोट वगैरह में देखते हैं, जो मुद्रा वगैरह में हमारा जो है, उसमें देखते हैं कि लिखा हुआ होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो उसको बदलकर रिजर्व बैंक ऑफ भारत करना चाहते हैं, ऐसा मतलब न्यूज़ में ट्रेंड में चला था, ठीक है। आज ज़्यादा समय की बात नहीं है, लगभग यही 1 महीने के पहले की बात है, ठीक है। उस समय बहुत ट्रेंड में चला था। तो अब सुप्रीम कोर्ट में जब पेश किया गया, तो सुप्रीम कोर्ट कहा कि हमारे संविधान में ही जब लिखा गया है कि इंडिया दैट इज भारत, क्या लिखा गया है? इंडिया। इतना बड़ा बड़ा लिखा है कि इसमें जो है होगा ही नहीं। इंडिया दैट इज भारत, ठीक है, इंडिया दैट इज भारत, यानी इंडिया का नाम ही होगा भारत, यानी इंडिया कुछ और नहीं है बल्कि भारत ही है। इंडिया भारत ही है और भारत का नाम ही इंडिया है, ठीक है, दोनों एक ही देश हैं, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। जिसको जो, मतलब सुप्रीम कोर्ट कहा कि जिसको जो नाम यूज करना है वो करे, क्योंकि ये संविधान में लिखा गया है, तो इससे किसी को क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इस तरह से जो है मोदी जी चाह कर भी जो है इंडिया के जगह पर भारत का नाम उपयोग नहीं कर पाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया था। तो अब चलिए, यहाँ तक तो आप लोग समझ गए नामकरण के बारे में। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं भौगोलिक विस्तार के बारे में, ठीक है, भारत का भौगोलिक विस्तार। तो भौगोलिक विस्तार जो है वो उत्तर से दक्षिण की तरफ, यहाँ एकदम मैं आपको बताऊंगा अभी, यहाँ से यहाँ की तरफ
टोटल जो दूरी है वो है 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक। और पूर्व से पश्चिम की ओर है 2933 किलोमीटर। ठीक है, सॉरी, ये कर्क रेखा है, कर्क रेखा है ये। ये देखिए, ये जो लाइन है, ये है लाइन जो 2933 किलोमीटर लंबा है, 2933 किलोमीटर लंबा है। ये पूर्व से पश्चिम की ओर सबसे बड़ी दूरी है। ठीक है, ये है सबसे पूर्वी छोर जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। यह है सबसे पश्चिमी छोर जो कि गुजरात में है। तो इस तरह से जो है उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई जो है वो 3214 किलोमीटर है, और पूर्व से पश्चिम की ओर है 2933 किलोमीटर। अब बात आती है कि सबसे उत्तरी छोर कौन सा है, सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है, उसका नाम क्या है, और सबसे पूर्वी छोर कौन सा है, और सबसे पश्चिमी छोर का क्या नाम है। ठीक है, तो देखिए, जो उत्तरी छोर है उसका नाम है इंदिरा कॉल। क्या नाम है? इंदिरा कॉल। ठीक है, ई कॉल मैं ऐसे लिख देता हूँ, याद रखना। ये फ़ोन में जो है वीडियो बनाने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो आप लोग जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब करोगे तो ज़रूर मैं जो है बड़ा वाला ले लूँगा। ठीक है, उसमें मैं आपको पढ़ाऊँगा तो अच्छे से आपको जो है समझ में भी आएगा और लिख भी सकते हैं उस पर। तो चलिए, वो बात की बात है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते। इसका नाम है उत्तर, जो है उत्तरी, सबसे उत्तरी छोर का नाम है इंदिरा कॉल। ठीक है, और सबसे दक्षिणी पॉइंट जो है इसका नाम है इंदिरा पॉइंट, जो कि अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार में स्थित है। ये देखो यहाँ पर, ये छोटा सा दिख रहा है। ठीक है, ये छोटा सा यहाँ पर, ये 6 डिग्री 45 मिनट यहाँ पर दिख रहा है, 6 डिग्री 45 मिनट। और यहाँ पर जो है कन्याकुमारी। अगर आपको पूछा जाए कि भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, भारत के मुख्य भूमि का, ये मुख्य भूमि है, तो इसका सबसे दक्षिणतम पॉइंट, सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो आप बताना कन्याकुमारी। ठीक है, कन्याकुमारी यहाँ पर सबसे, भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। और अगर पूछा जाए कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, ठीक है, मुख्य भूमि का अगर नहीं पूछे तो आप डायरेक्टली बताना कि इंदिरा पॉइंट। क्या? इंदिरा पॉइंट, जो कि ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। हालांकि यह पॉइंट, यह जो जगह कुछ साल पहले डूब चुका है, लेकिन माना जाता है कि जो है यह अभी द्वीप है। ठीक है, द्वीप है, हालांकि भले ही डूब गया हो, लेकिन यह जो है द्वीप है, इसका नाम है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है इंदिरा पॉइंट, जो कि सबसे दक्षिणतम बिंदु है भारत का। ये 6 डिग्री 45 मिनट पर स्थित है, याद रखना, 6 डिग्री 45 मिनट, 6 डिग्री 45 मिनट। और भारत के मुख्य भूमि वाला जो भाग है यहाँ पर कन्याकुमारी, वो है 8 डिग्री जो है 8 डिग्री 4 मिनट पर स्थित है। ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट। इस तरह से याद रखना। सबसे उत्तरी बिंदु जो है ई कॉल, वो है, यानी इंदिरा कॉल, वो है 37 डिग्री 4 मिनट पर। पूरा गेज बेज हो गया यार। हाँ, वो है 37 डिग्री 4 मिनट पर। ठीक है, इस तरह से 37 डिग्री 4 मिनट पर इंदिरा कॉल स्थित है। तो अब उत्तरी से दक्षिणी की बात तो हो गई। अब चलिए पूर्व से पश्चिम की ओर देखते हैं। यह देखिए, यहाँ पर सबसे पश्चिम में, ठीक है, सबसे पश्चिम में एक जगह है, गुजरात राज्य का ही है, गुजरात राज्य का ही एक जगह है, कच्छ प्रायद्वीप।
गुजरात राज्य में ही एक है कच्छ प्रायद्वीप, और इसी कच्छ प्रायद्वीप में एक जो है क्या कहें सरोवर है, नारायण सरोवर। ठीक है, यहीं पर एक जगह है नारायण सरोवर। ठीक है, झील सरोवर ही है नारायण सरोवर। इसी के सबसे पश्चिम में जगह है जिसका नाम है गौर माता। क्या नाम है? गौर मोता। ठीक है, गौर मोता। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ गौर मोता। ठीक है, तो ये भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है गौर मोता, याद रखना, जो कि 68 डिग्री 7 मिनट पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? 68 डिग्री 7 मिनट। ठीक है, 7 मिनट। ये भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है। गुजरात में गौर माता जगह है, गौर मोता वहाँ पर स्थित है। ठीक है, वहाँ पर माना जाता है। अब ये पश्चिमी तो हो गया, अब पूर्वी की बात करते हैं। अब पूर्वी जो है, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु जो है वो है 97 डिग्री 25 मिनट। 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश में जगह है। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश में जो है एक शहर है वालांग। ठीक है, यहाँ पर एक शहर है वालांग, और इसी वालांग शहर में एक जगह का नाम है किबिथु। किबिथु। ठीक है, किबिथु। तो यही है पूर्वी पॉइंट, पूर्वी बिंदु, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबिथु। ठीक है, किबिथु नाम है उसका, जो कि 97 डिग्री 25 मिनट पर स्थित है। और पश्चिमी बिंदु का क्या नाम मैंने बताया था? गौरमोता। ठीक है, और उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल, और दक्षिणी बिंदु जो है मुख्य भूमिका कन्याकुमारी। और अगर मुख्य भूमिका ना पूछे तो जो है यहाँ पर है ग्रेट निकोबार द्वीप में है, जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, याद रखना इंदिरा पॉइंट, जो कि इसके मुख्य भूमि से थोड़ा सा नीचे है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इसका आप सीधा ऐसे करोगे तो थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। तो मुख्य भूमि तो यहीं तक है, जो है लास्ट यहीं तक है ना, नक्शा जहाँ तक मुड़ा है। तो चलिए, ये आप लोग समझ गए भौगोलिक विस्तार के बारे में। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ। यहाँ पर एक लाइन है जो भारत को आधे आधे भाग में बांट देता है। ये लाइन आप देख रहे हैं, ये वाला। ठीक है, ये लाइन, इसको बोला जाता है कर्क रेखा। यह एक अक्षांश है, इसका नाम है कर्क रेखा। ठीक है, इसका नाम क्या है? कर्क रेखा, जो कि 23.5 डिग्री से गुजरती है। 23.5, ये 23 1/2। ठीक है, ये 23.5 डिग्री से गुजरती है। और इसका 0 डिग्री है यहाँ पर नीचे। ठीक है, नीचे, इससे भी नीचे और है विषुवत रेखा। ठीक है, जो कि 0 डिग्री से गुजरती है। तो ठीक है, इस तरह से यहाँ पर देखिए, ये हो गया ग्लोब। इस तरह से मान लीजिए यहाँ पर ये आधे आधे भाग में एक अक्षांश है जो कि 0 डिग्री पर है। इसका नाम है विषुवत रेखा। ठीक है, और यहाँ पर ये हो गया उत्तरी गोलार्ध, और ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध में यहाँ पर 23.5 डिग्री में जो है 23.5 डिग्री में एक लाइन खींचा गया है, ये 23.5 1/2, जिसका नाम रखा गया है कर्क रेखा। ठीक है, जिसका नाम है कर्क रेखा। ये सभी काल्पनिक रेखाएं हैं। ठीक है, ग्लोब पर खींची जाती हैं, ऐसे रियल में आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगी। ठीक है, और दक्षिण में 23.5 डिग्री पर एक लाइन और खींचा गया है, जिसका नाम है मकर रेखा। ठीक है, तो हम लोग किधर हैं? उत्तरी गोलार्ध में हैं हम लोग।
ठीक है, हम लोग पृथ्वी के कौन से गोलार्ध में हैं? उत्तरी गोलार्ध में हैं, यहाँ पर हैं हम लोग, इस जगह पर। ठीक है, मैं फिर से मेरे को बनाना पड़ेगा। यहाँ से ऐसे ये हो गया ग्लोब, यहाँ पर है हम, ये 23.5 डिग्री रेखा गुजरी और यहाँ पर है हम लोग इस तरह से। ठीक है, ये भारत है और भारत का बीचों बीच ये रेखा, भारत के बीचों बीच ये रेखा जाती है। ठीक है, लगभग बीचों बीच कह सकते हैं। ठीक है, लगभग में मतलब एक्यूरेट, अब किलोमीटर वगैरह सब लगाएं तो थोड़ा इधर उधर हो सकता है, लेकिन लगभग में भारत के बीचों बीच से होकर के गुजरती है। ये आप देख रहे हैं, बीच से होकर के गुजर रही है। तो ये रेखा जो है कर्क रेखा कहलाती है और ये 23.5 डिग्री पर स्थित होती है। अब चलिए, एक प्रश्न और आता है कि कर्क रेखा पर स्थित भारत के राज्य कौन कौन से हैं? तो यही चीजें आप यहाँ पर अब देखिए। कर्क रेखा पर स्थित भारत के राज्य, तो याद रखिएगा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। टोटल 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है और ये यही है 8 राज्य। ठीक है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। यहाँ पर देखिए, ये है गुजरात। ठीक है, ये क्या है? गुजरात है। यहाँ पर मध्य प्रदेश है। ठीक है, ये मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के बाद यहाँ देखिए ये है छत्तीसगढ़, ये वाला भाग। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ है येलो कलर से, जो कि गुजर रही है इस तरह से, ये लाइन जो आप देख रहे हैं। और ये झारखंड है, झारखंड के रांची से होकर के गुजरती है। ठीक है, रांची से ये, और ये फिर वेस्ट बंगाल, ये क्या है? वेस्ट बंगाल है, यानी पश्चिम बंगाल। और फिर यहाँ पर देखिए छोटा सा रेड कलर का ये वाला, इसको त्रिपुरा है, त्रिपुरा है। और इधर अंतिम वाला जो है लास्ट वाला, ये क्या है? ये मिजोरम है। ठीक है, ये वाला येलो कलर से जो है। तो ये टोटल 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। एक लाइन और है। ठीक है, एक लाइन और है, ये लाइन आप देख सकते हैं, इसको बोला जाता है मानक याम्योत्तर रेखा, जो कि 82 देशांतर पर स्थित है। 82 डिग्री देशांतर पर स्थित है और इसी से ऐसा माना जाता है कि, मतलब कहा जाता है कि ये लाइन जो है भारत के बीचों बीच से गुजरती है, ऐसे ऊपर से नीचे। ये कर्क रेखा जो है भारत के पूर्व से पश्चिम की तरफ गुजरती है, जो कि बीचों बीच भाग में बांटती है भारत को। और फिर है मानक याम्योत्तर रेखा, और ये जो है रेखा भारत के उत्तर से दक्षिण की तरफ जो है बीचों बीच गुजरती है। तो ये 82.5 डिग्री पर स्थित है। कितना पर? 82.5। इसको बोला जाता है मानक याम्योत्तर या मानक देशांतर रेखा। ठीक है, इसी से टाइम का निर्धारण होता है हमारे भारत में। तो ये था आज का वीडियो पार्ट 1। पार्ट 2 में हम लोग बात करेंगे अक्षांश देशांतर के बारे में और समय के बारे में, कि समय किस तरह से निकालते हैं, और अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच कितने घंटे का अंतर है और यह अंतर किस तरह से निकाला जाता है। ये सभी चीज़ें हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।